जय हिंद प्यारे बच्चों। 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मैं लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। मानव नेत्र का चित्र आपको बनाना है। चित्र बनाते समय ध्यान रखिएगा कि कौन सा पार्ट, कौन सा भाग कहां पर है। नामांकन सही कीजिएगा। बहुत सरल है चित्र बनाना। एक पहले इस तरीके से आउटलाइन बना लीजिएगा। आउटलाइन बनाने के बाद फिर आप उसको डबल कर दीजिएगा और ये जो भाग हैं इनके नाम याद कर लीजिए। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या वर्णक्रम किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। प्रकाश जो है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है और जब यह प्रिज्म से गुजरता है तो अपने इन्हीं 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है और वो हमें सामने दिखाई देने लगता है। तो ये जो सामने हमको दिखाई दे रहा है सातों रंग, ये 7 रंग के क्रम को वर्णक्रम कहते हैं। तो आप वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम दोनों तैयार कर लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण घटना है और पर्दे पर जो प्राप्त हो रहा है हमें 7 रंग, पर्दा मतलब आप ये मान के चले कि जहां कहीं भी आप प्रिज्म रख रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण उससे गुजर रही है वह 7 रंगों में विभक्त हो रही है। तो चाहे वह आपकी कॉपी में दिखे 7 रंग, चाहे आपको दीवार में दिखे, वही जो 7 रंग है वो वर्णक्रम कहलाता है और इसका क्रम है बैजा नीह पीनाला। चित्र बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, प्रिज्म बना के यहाँ से प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश, ये तीर का निशान जरूर लगाइएगा। साथ में इसे फिर यहाँ से 7 रंगों में विभक्त करिए। यहीं से 7 रंगों में विभक्त करना है, ध्यान रखिएगा। यहीं से इसे 7 रंगों में विभक्त कर देना है। नीचे की तरफ बैगनी कलर होगा, इसका होता है बैजा नी पीनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो नीचे की तरफ बैगनी रखना है, ऊपर की तरफ लाल रंग रखना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव बहुत सरल, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अभी हमने देखा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से श्वेत रंग जो है, प्रकाश जो है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव ही प्रकाश के प्रकीर्णन की ही घटना है, लेकिन किसके द्वारा? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक अंधेरे कमरे से इस तरह से जब रोशनी आती है तो ये जो रोशनी आ रही है इसमें आपको बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। इस रोशनी के मार्ग में बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, धूल के कण। तो ये जो घटना दिख रही है आपको, यही है टिंडल प्रभाव। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी छोटे छिद्र से कोई पतला किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। जंगल में भी देखा जा सकता है, घने जंगल में इस तरह से जब प्रकाश की किरण आती है तो ये दिखाई देता है। यही है टिंडल प्रभाव। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर जैसा बुक में लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि वैसा ही लिखें, आप अपने शब्दों में भी उसे लिख सकते हैं। जरूरी है कि लिखें आप, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप उस प्रभाव को, उस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं या नहीं जानते। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। नीला दिखाई दे रहा है मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है, और यही नीला रंग जो है वह नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, जिस वजह से स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके लिए सिर्फ एक शब्द याद करिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है शॉर्ट में। और याद करने की बात है तो ये पूरे का पूरा याद कर लीजिए। अब दृष्टि दोष की बात करें तो 2 प्रकार के दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष में बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जबकि ये गलत है। बिल्कुल उल्टा सोचिएगा, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं, जस्ट उल्टा। कारण क्या है, लेंस से रेटिना तक की दूरी बढ़ जाए या लेंस मोटा हो जाए, और लेंस मोटा हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। निवारण कैसे होगा, अवतल लेंस। निकट में 3 शब्द, अवतल में 4, तो ये 4 अक्षर आप ले लीजिएगा। निकट को कौन दूर करेगा, निकट दृष्टि दोष को कौन दूर करेगा, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, लेंस जरूर लिखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा इसका इस समस्या को दूर किया जाता है। और यदि आपने निकट दृष्टि दोष याद कर लिया तो दूर दृष्टि दोष ऑटोमेटिक याद हो जाए, जस्ट उल्टा कर देना है। यहीं से भी हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दूर दृष्टि दोष में क्या लिखेंगे, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। कारण यहीं से देख लीजिए, लेंस से रेटिना तक की दूरी यहाँ है बढ़ जाए, उसमें लिख दीजिएगा घट जाए। दूसरा, लेंस मोटा हो जाए तो उसमें लिख दीजिएगा लेंस पतला हो जाए, या उसकी फोकस दूरी कम की जगह लिख दीजिएगा ज्यादा हो जाए। निवारण, निवारण में यहां लिखना है आपको उत्तल लेंस। चित्र ये वाला बना लीजिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाश की ये किरण जो यहाँ कटेगी, ये रेटिना पे नहीं जाएगी, रेटिना के पहले ही ये प्रकाश की किरणें मिल जाएंगी, और जब हम यहाँ ये लेंस लगा देंगे अवतल लेंस, तो ये प्रकाश की किरण कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी रेटिना पर। ये स्वस्थ इसमें समस्या है तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब उसके पहले बन जाएगा, और जब हम लेंस लगा देंगे तो ये लेंस सीधे रेटिना तक पहुंच जाएगा। लेंस की वजह से क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ मिलेंगी, ये रेटिना पर मिलेंगी, जिसकी वजह से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या है, इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। कारण लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए, लेंस पतला हो जाए या उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। निवारण उत्तल लेंस। चित्र में इस तरह से बनाएंगे। चित्र में इसके पहले वाले में क्या किया था हमने, पहले ही प्रकाश की किरणों को मिला दिया था, लेकिन इसमें रेटिना के बाहर, ये दूर जाके प्रकाश की किरणें मिलेंगी बाहर। जैसे ही इसमें लेंस हम लगाएंगे, ये सीधे पुनः अपनी जगह पर आ जाएंगी, मतलब हमारी आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, क्या है समंजन क्षमता, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द याद कर लीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पूरा क्वेश्चन का आंसर तैयार करने के लिए ये इसका नोट्स बना लीजिएगा। तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। ये परत जो है कहीं सघन है, कहीं विरल है, तो जब सघन और विरल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है वह अपवर्तित होकर हमारी आंखों में आती हैं। परतों के बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका सबसे मेन वर्ड जो है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र ये भी आता है, आया है इसके पहले के सालों में, तो इसे अच्छे से तैयार करिए। प्रिज्म बनाइए, प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से आने के बाद ये यहाँ, और फिर यहाँ से ये यहाँ निकल गई, और इसी को डॉटेड कर दीजिएगा। आगे ये वाली लाइन गई है तो इसको डॉटेड कर दीजिए, पीछे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को इधर से डॉटेड। इस तरह से आपको इसे बनाना है। इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण कौन सी है, प्रिज्म कोण कौन सा है, ये सब कुछ इसमें आपको लिखना होगा। चलिए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। लास्ट ईयर प्रकाश का परावर्तन पूछा गया था, इस साल सबसे ज्यादा चांसेस है प्रकाश का अपवर्तन आने का।
तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण। चित्र देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये विरल माध्यम है और दूसरा नीचे की तरफ सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, विरल से सघन में या सघन से विरल में, किसी में भी जा सकती हैं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें कंडीशन भी होती है, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसलिए मैंने इसे नोट्स के रूप में लिखा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, एवं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। दो कंडीशन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो लाइन है ये क्या है, अभिलंब। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगी। वो क्या हो गया, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन में यही वाला चित्र आपको बनाना है। एक लाइन खींचिए, यहाँ से प्रकाश की किरण लाइए। प्रकाश की किरण अब सीधे नहीं जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होकर इधर थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जाएगी। तो ऐसे झुका दीजिएगा और ये डॉटेड लाइन कर दीजिएगा, ये क्या है, अभिलंब। ये आपतित किरण, तीर का निशान लगाइएगा। ये वाली क्या है, अपवर्तित किरण है। और ये है कोई सीधी पारदर्शी सतह। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ये दूसरा नियम हो गया। तो इस दूसरे नियम को भी याद कर लीजिएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला, उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के उपयोग में वाहनों में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, तो ये 4 पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों में ये पूछा गया है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इतना नहीं लिखना है आपको, तो आप सीधे लिख सकते हैं, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शेविंग दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण ही रखते हैं मरीजों के दांतों को देखने के लिए। सोलर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तो ये 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। ये हो गया लेंस की परिभाषा। पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस के दो प्रकार हैं, अपसारी और अभिसारी। अपसारी अभिसारी के बारे में अभी हम लोग बात किए हैं लेंस की क्षमता में। देख लें अपसारी क्या होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो। ये देखिए, ये किनारों पर क्या है? मोटा है और बीच में पतला हो, इसे अवतल लेंस या द्विअवतल लेंस कहते हैं। अवतल या द्विअवतल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अपसरित का मतलब फैलाता है। प्रकाश की किरणों क्या करेगा? ये लेंस फैलाता है। दूसरा अभिसारी लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो। ये देखिए, ये कैसा है? बीच में, ये बीच में मोटा हो एवं किनारे पर पतला होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। यह लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित, अभिसरित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जो अवतल लेंस है वह प्रकाश की किरणों को फैलाता है और जो उत्तल लेंस है वह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। तो इस तरह से ये दोनों लेंस और दोनों लेंस को पहचानने का तरीका। परिभाषित कीजिए गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या है? परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, ये कहलाएगा ध्रुव। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 6 में। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा एग्जाम के दौरान आप अपनी कॉपी में लिखें कैसे। मेरिट होल्डर बच्चे की कॉपी मैं आपके सामने लेके आऊंगा और उसे दिखाते हुए बात करूंगा कि हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारे नंबर कटते हैं और हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों पर भी बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद।